10 मई को होने वाला कर्नाटक चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बीजेपी के लिए है, क्योंकि पार्टी के सामने दक्षिण भारत में अपना इकलौता किला बचाने की चुनौती है। लेकिन 224 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी के सामने 5 ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाने के लिए पार्टी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। इस स्टोरी में उन्हीं कारणों और बीजेपी के पास सबसे बड़े ऑप्शन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। केंद्र की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा दावा यह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में 2014 के बाद से भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन स्टेट लेवल पर कर्नाटका में पार्टी यह दावा करने की स्थिति में नहीं है। यहां बीजेपी की इस सरकार में मंत्री रहे के.एस. ईश्वरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा था। शायद इसी दबाव की वजह से पार्टी ने ईश्वरप्पा का टिकट काट दिया। राज्य में बीजेपी की सरकार पर ठेके देने में कमीशन लेने का भी गंभीर आरोप लगे हैं। इसके लिखित में पीएमओ तक शिकायत की गई है। एक ठेकेदार ने तो कथित तौर पर इससे तंग आकर आत्महत्या तक कर ली थी। इन वजहों से बीजेपी पर 40% कट लेकर राज्य में सरकारी काम करवाने के आरोप लगे और चुनावी कैंपेन में कांग्रेस इस मुद्दे को जमकर इस्तेमाल कर रही है। भ्रष्टाचारी नेताओं में मदल विरूक्षप्पा का नाम भी शामिल है। उनके घर से करोड़ों रुपए मिले थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विरूक्षप्पा का भी टिकट काट दिया गया है, लेकिन ईश्वरप्पा और विरूक्षप्पा जैसे नेताओं का टिकट काटे जाने के बावजूद देखने वाली बात यह होगी कि भ्रष्टाचार का जो मामला है वो इस चुनाव में बीजेपी का पीछा छोड़ता है या नहीं। कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी परिवारवाद को एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करती रही है, उसे बीजेपी पर इस बार परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि राज्य के सीएम रहे जगदीश शेट्टर हैं। शेट्टर से इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या उन्हें परिवारवाद की वजह से टिकट नहीं मिला, तो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए शेट्टर ने बीजेपी में परिवारवाद के कई उदाहरण दिए। सवाल तो राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को भी टिकट दिए जाने को लेकर उठाए जा रहे हैं। वैसे टिकट बंटवारे की वजह से तो जैसे बीजेपी में आंधी सी आ गई। दरअसल बीजेपी ने इस बार 60 नए चेहरों को मौका दिया। ऐसे में पार्टी ने जिनके टिकट काटे हैं उनके गले से ये बात नहीं उतरी। टिकट से महरूम रहे नेताओं में पूर्व सीएम से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तक शामिल है। ऐसे में ऐसे नेताओं के पार्टी छोड़ने की बाढ़ आ गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शेट्टर पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके अलावा कांग्रेस में शामिल होने वालों में बीजेपी नेता और फॉर्मर डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का नाम भी शामिल है। हाल ही में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दावा किया कि बीजेपी के ऐसे दर्जन भर से ज्यादा नेता हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास उनको शामिल करने की जगह नहीं है। पता नहीं उनका यह दावा कितना सच है, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद 6 बार के विधायक एस अंगारा ने तो ये बोलकर राजनीति छोड़ दी कि इसमें ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। बीजेपी से नाराज नेताओं में एक बड़ा नाम आर शंकर का है। ये वही नेता है जिन्होंने 17 विधायकों के साथ कांग्रेस और जेडीएस की सरकार का तख्ता पलट करवाकर बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया था। इन्होंने भी टिकट नहीं मिलने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। 3 बार के विधायक रहे कुमारस्वामी ने टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और ठीकरा पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि पर फोड़ा। उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट को टिकट नहीं मिलने पर आलम यह हो गया कि वो मीडिया वालों के सामने रो पड़े। आपको याद होगा कि हिमाचल में भी बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको वायरल फोन कॉल याद होगा जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी एक बागी नेता को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नेता मानने को राजी नहीं था और कहते कि इसका नुकसान बीजेपी को हिमाचल में हार का सामना करके उठाना पड़ा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कर्नाटक में बीजेपी इस तरीके के दल बदल और नाराजगी को मैनेज कर पाती है या नहीं, क्योंकि नेताओं की नाराजगी के अलावा नाराजगी तो वोटर्स की भी होगी, जिसे एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर कहते हैं। यह सरकार चला रही किसी भी पार्टी पर किसी भी चुनाव में लागू होता है। पिछले 2 बड़े चुनाव की बात करें तो हिमाचल को लेकर कह सकते हैं कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान हुआ। हालांकि गुजरात के मामले में ये कहते हैं कि वहाँ हिंदुत्व की राजनीति का बोलबाला है। वैसे इस बार हिंदू मुसलमान तो कर्नाटक में भी जमकर हुआ है। हिजाब हलाल जैसे मुद्दों की बहार रही है और इसमें बीजेपी के नेताओं से लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक का दखल रहा है। रोचक बात यह है कि चुनाव के ठीक पहले येदियुरप्पा ने हिजाब हलाल को फालतू मुद्दे कहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को इन मुद्दों से इलेक्टोरल जो फेट है बीजेपी का, उस पर क्या असर पड़ता है। खैर, गुजरात काफ़ी सारे नियमों का अपवाद है और सबसे बड़ा अपवाद यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसी राज्य से आते हैं और नरेंद्र मोदी वो इकलौता फैक्टर हैं जिनके बूते बीजेपी स्लॉग ओवर में कर्नाटक का गेम सक्सेसफुली निकालने की कोशिश कर रही है।
ऐसे में अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल में नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं चला, लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी फैक्टर ने लगभग क्लीन स्वीप किया। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि गुजरात कई सारे नियमों का अपवाद है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 13 मई को जब नतीजे आते हैं तो क्या बीजेपी को गुजरात वाली खुशी नसीब होती है या हिमाचल वाला गम, जो भी होगा आपको यहीं बताएंगे। लेकिन जाते जाते ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।